Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Now we are going to study chemistry. Chapter number 10. The name of this chapter is acids, bases and salts. Today we will learn all about pH scale. Then we will discuss autoionization process. Then we will discuss definition of pH and its calculation. Then move on to study or discuss uses of pH. Then we will discuss indicator. Clear? G10 class. Now we are going to discuss pH scale, our new topic. Before discussing pH scale, let's have a look on pH. सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए pH क्या है. Concentration of hydrogen ion in pure water is the basis for pH scale. उन्होंने आपको यहाँ पे एक क्यू पॉइंट दिया कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है प्योर वाटर में वो किसके बेसिस के तौर पे काम करती है बेटा, पीएच स्केल के बेसिस के तौर पे काम करती है. क्लियर? नाउ अब यहाँ पे बेटा वो आपको वाटर के बारे में बता रहे हैं. वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ऐसा क्यों है बेटा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर पेपर. इलेक्ट्रोलाइट वीक क्यों है वाटर? Because it ionizes slightly into a process known as autoionization. Without using any chemical, water जो है वो खुद ब खुद self ionize हो जाता है, autoionize हो जाता है into ion. Let's have a look on following equation. आपके पास बेटा ये water का एक molecule है H2O. ये ionize हो रहा है, ठीक है. Ionize का मतलब है split हो रहा है into ions and forming one positive ion and one negative ion. The positive ion is hydrogen ion and the negative ion is hydroxide ion. ठीक है. अब ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, विच मींस ये दोबारा से वाटर का मॉलिक्यूल भी बन सकता है और दोबारा आयनाइज भी हो सकता है. ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसको ऑटो आयनाइजेशन कहा गया. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. दैट आपके पास इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है. हम पहले चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पढ़ के आए हैं. ठीक है. कैसे निकाला आपने? ये देखेंगे आपके पास इस टाइम प्रोडक्ट है, ये आपके टॉप पे आ गए और ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये बॉटम में आ गए. और इस तरह हमने अपनी इक्वेशन से Kc ड्राइव कर लिया. क्लियर? जी क्लास. एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. अब बेटा उन्होंने क्या आपको बताया है कि जब आपकी इक्वेशन जो जिसमें आपने Kc भी ड्राइव कर लिया जिसका, उस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. तो आपको अच्छे से पता है जितने प्रोडक्ट होते हैं उतने ही रिएक्टेंट हो जाते हैं. सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट. तो आपकी जो प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन थी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KCH2O इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. प्रीवियस स्लाइड में आपकी इक्वेशन क्या थी बेटा? आपके पास ये Kc आपने ड्राइव किया था. अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई है बेटा? उन्होंने आपके पास जो वाटर की कंसेंट्रेशन, वाटर का एक्टिव मैस आपके पास नीचे आ रहा था, मतलब कि डिविडेंड फॉर्म में आ रहा था, उसको जब हम उसको इक्वल के दूसरी साइड में मूव करवाया तो वहां जाकर वो मल्टीप्लाई हो गया. अब आपके पास ये इक्वेशन ड्राइव होगी. नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है? उन्होंने कहा है एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw इज यूज्ड. अब Kw बेटा क्या है? आपके पास जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और साथ में वाटर दिया हुआ है, उन दोनों को कंबाइन करके एक उन्होंने नया नाम दिया आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज नोन एज Kw विच इज रिप्रेजेंटेड एज Kw. तो अब अगर आप इसको Kw को यहाँ लगाते हैं तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है? आपके पास न्यू इक्वेशन की फॉर्मेशन आएगी Kw. आपने इसको रिप्लेस कर दिया विद Kw एंड दूसरी साइड पे वैसे ही रहेगा हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन. अब इसकी वैल्यू इन्होंने आपको बताई, ठीक है. उसकी वैल्यू क्या है? Kw की वैल्यू आपके पास है 1.0 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर 25 इज रूम टेम्परेचर. आपको पता है ना? क्लियर? नाउ सो as we know, one molecule of water produce one hydrogen ion and one hydroxide ion on dissociation. आपको अच्छे से पता है बेटा कि आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब डिसोसिएट होता है तो आपके पास क्या बनता है? एक हाइड्रोजन आयन और उसी तरह आपके पास एक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है. तो आप इस तरह लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है. देन बेटा आपके पास Kw प्रीवियस स्लाइड में क्या था? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है. इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी आपस में इनकी एक्टिव मैसेज की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी. जब आपने हाइड्रोक्साइड आयन को इक्विवेलेंट कर दिया किसके? हाइड्रोजन आयन के. तो अब क्या आप हाइड्रोक्साइड की जगह हाइड्रोजन आयन को जब प्लेस करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी H2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव था, यहाँ पे भी H पॉजिटिव होगा. जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर आ जाएगा. That is also equal to 1.0 10⁻⁻14. Clear?
नाउ अब जब आप इनका स्क्वायर रूट लेते हो दोनों तरफ, तो एक स्क्वायर रूट यहाँ पे जब आएगा तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन बचेगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट शो होगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे आप देखें, जब आपने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो 1 के साथ जब स्क्वायर रूट सॉल्व हुआ तो आंसर 1 ही आया, और जब आपने 10⁻⁻14 के साथ किया तो 1/2 होकर 14 7 के साथ कट गया। तो आपके पास आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या रिमेनिंग बची? 1.10⁻⁷ क्लियर? ठीक है। As it is difficult to deal with such small figure, अब बेटा देखें आपके पास प्रीवियस स्लाइड में 10⁻7 का एक्सपोनेंट भी मौजूद था। इसका क्या मतलब है कि वो फिगर बहुत ही स्मॉलर थी। ठीक है, सो इट इज कन्वीनियंट टू these figures into positive figure using a numerical system। अब उन्होंने न्यूमेरिकल सिस्टम को यूज करते हुए इसकी पॉजिटिव फिगर को फॉर्म किया। कैसे? इट इज टेक द कॉमन बेस 10 लोगैरिथम, उन्होंने बेटा लोगारिथम का कॉमन बेस 10 लिया टू फिगर इट आउट एंड मल्टीप्लाई इट विद -1, और उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। पी बिफोर सिंबल मीन, अब आपका बेटा यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, पी बिफोर सिंबल, किसी भी चीज से पहले पी का लगना, स्मॉल डी का लगना, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव लोगारिथम ऑफ दैट सिंबल। क्लियर? अब आगे देखते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। सो पी बिफोर एच मीन्स नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन से पहले पी लग जाएगा, इसका क्या मतलब होगा? नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। देयरफॉर आपके पास पीएच की डेफिनेशन की फॉर्मेशन क्या आती है? पीएच इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपके पास जिस भी कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन आएंगे उसकी मोलर कंसंट्रेशन को क्या कहा जाएगा? नेगेटिव लोगारिथम। ठीक है, समझ आ गई? जब आप उसके मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर ये फिनोमेना अप्लाई कर देंगे तो आप उसको उसकी पीएच फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? तो आपके पास जो फॉर्मुलेशन आ जाती है, इसकी जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर? नाउ with reference to this equation, जो आपके पास above equation थी, a scale develop according to the molar concentration of hydrogen ion that is called pH scale। बेटा उस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर एक स्केल को डेवलप किया गया जिसको क्या नाम दिया गया है? pH स्केल। उसकी रेंज क्या है? मतलब कि उसमें कितनी क्वांटिटीज आती हैं? बेटा वो 0 to 14 तक उसकी रेंज है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड। अब हम उस स्केल को फॉलो अप करते हुए अपने वाटर की पीएच को फाइंड करते हैं। pH is equal to नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। pH is equal to माइनस log, अब आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकली थी प्रीवियसली, विच इज 1.0 10⁻⁻7 विच इज इक्वल टू 7। अब बेटा ये 7 किस तरह आई है? लेट्स डिस्कस दैट। आपके पास सबसे पहले लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसमें आपके पास ये पॉइंट आता है कि जब log के साथ आपके पास कोई चीज एक्सपोनेंट में हो तो जब आप उस पर लॉ अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट की चीज log से पहले आ जाती है। क्लियर? एंड log 10 ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन का सोल्यूशन करने लगी हूँ मैं। आपके पास pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और ब्रैकेट में 2 वैल्यूज मौजूद है। जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हुए ब्रैकेट के बाहर वाली चीज अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो माइनस लॉग 1 इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻7। क्लियर? नाउ जब आप इसका log 1 लेंगे विच इज इक्वल टू 0, और जब यहाँ पे आप लॉ अप्लाई कर देंगे लोगारिथम का तो क्या आ जाएगा? -7 और log 10। जब आपने log 10 लिया विच इज इक्वल टू 1, जब -7 इनका माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? +7। तो ये आपके पास आंसर आ गया, pH इज इक्वल टू 7। क्लियर? अर्ली स्टूडेंट, जिस तरह आपने हाइड्रोजन आयंस के लिए सारे के सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, अब हम इसको हाइड्रोक्साइड आयन के लिए अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इक्वेशन। COH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? सेम उसी तरीके से आप इसकी बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। POH इज इक्वल टू माइनस log 1.0 10⁻⁻7। इसका आंसर भी 7 आ जाएगा बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, उसी तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे जैसे आप पीछे हाइड्रोजन आयन की करके आए हैं। क्लियर? नाउ pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14। ये वेरी क्यों करती है 0 to 14? क्योंकि बेटा pH स्केल की रेंज कितनी है? 0 to 14। सो
pH plus POH always equal to 14, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगर हम इस केस को स्टडी कर लें तो आपने pH निकाली फॉर हाइड्रोजन आयन दैट इज 7, फिर आपने pH निकाली फॉर हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज 7, 7 plus 7 is equal to 14. Okay. So students, the sum of pH and POH of a solution is always 14, ठीक है। जब हमारे पास pH स्केल की रेंज ही 14 है तो मैंने हमें ये चीज क्लैरिफाई कर दिया कि जब भी आप pH और POH का सम लेंगे वो 14 ही आएगा। Let's have a look on a scale. We have scale for pH that is 0, 1, 2, 3, 4. आपके सामने ये सारा का सारा स्केल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। pH starts from 0 to 14. On the other hand, POH starts from 14 to 0. अब अगर आप इन दोनों के सम को देखें किसी भी पॉइंट पर 0 और 14 का सम करेंगे तो 14 आएगा, 13 और 1 का सम करेंगे तो भी 14 आएगा। इसी तरह यहाँ पे आज 9 और 5 का सम करें तो भी 14 आएगा, which means the sum of pH and POH is always equal to 14. Clear? अब यहाँ पे जो एक चीज लिखी हुई है बेटा, हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल, ये रेंजेस हैं। आपको अच्छे से पता है अगर pH कम होती है तो वो एसिडिक सॉल्यूशंस की तरफ माइग्रेट करते हैं, जब pH 7 से ज्यादा होती है तो वो बेसिक सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जब आप नियरेस्ट टू 7 है तो आपके पास स्लाइटली एसिड, स्लाइटली बेसिक आएंगे, ठीक है। एंड जब आप फार अवे जाएंगे 7 से, अब इंक्रीज करते जाएंगे जैसे 12, 13, 14 तो हाईली बेसिक हो जाएगा। इसी तरह आप डिक्रीज करते जाएंगे जैसे 3 to 1 तो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में जाते जाएंगे। क्लियर? A solution of a compound pH 7 or POH 7 is considered as neutral. अब उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को देखें जिसकी pH 7 आए और POH भी 7 आए, इट मीन्स कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब ना ही तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। ये जो अभी हमें पीछे डिस्कस किया उसको मोर क्लैरिफाइड फॉर्म में देख रहे हैं हम यहाँ पे। 7 is a basic point from where the solution migrate towards basic and migrate towards acid. ये एक मिडल पॉइंट है। 7 से आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? If solution of a pH is less than 7, then that the solution is acidic, and if the pH is more than 7, then the solution is moving towards basicity. Clear? ये बेटा आपके पास स्केल है जिसमें मैंने आपको हर चीज क्लैरिफाई की है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी भी बताई है, एसिडिक सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी भी बताई है और न्यूट्रल पॉइंट भी बताया है, ठीक है। ये एरो शो करेंगे जब आप pH को लेके इस तरह मूव करेंगे, मतलब 7 to 8, 9, 10 तो सॉल्यूशन मोर बेसिक होता जाएगा। और ये एरो आपको बता रहा है कि जब आप pH से बिलो जाना शुरू करेंगे 6, 5, 4, 3 तो आपका सॉल्यूशन जो भी है वो मोर एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह आपको बेटा पावर्स के साथ भी बताया हुआ है OH एंड POH का, H3O पॉजिटिव आयंस के साथ भी आपको सारा क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसको आगे हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर? Since the pH scale is logarithmic, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि pH scale logarithmic है, मतलब log पे बेस करता है, ठीक है। A solution of pH 1, अगर आपके पास कोई ऐसा solution है जिसकी pH 1 है, has 10 times higher concentration of hydrogen ion than that of pH 2, मतलब कि उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है जिसमें से एक की pH 1 है एक की pH 2 है तो दोनों में 10 टाइम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये logarithmic स्केल पे बेस करते हैं, ठीक है। सेम आपको बताया है फॉर सॉल्यूशन ऑफ pH 2 and 3, इसमें 100 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। सो ऑन माइग्रेट करते हुए इसी तरह आप इस स्केल को फॉलो अप करेंगे। क्लियर? Low pH value means strong acidic, while high pH value means strong base, vice versa. यही चीज अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की। कंक्लूजन, अब बेटा आपके पास कंक्लूजन क्या निकलते हैं? नंबर 1, pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। जो भी सॉल्यूशंस आपके पास न्यूट्रल होंगे उसकी pH कितनी होगी? 7 होगी, सच एज वाटर। फिर आ जाता है आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है pH लेस देन 7। 7 से जितना भी नीचे आता जाएगा वो एसिडिटी की तरफ मूव करता जाएगा। सेम फॉर दी बेस, जितना 7 से हायर मूव करेगा उतना वो बेसिसिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। pH एंड POH वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14 और इन दोनों की वैल्यूज हमेशा 0 to 14 के अंदर ही रहेगी और इनका सम भी 14 के इक्विवेलेंट ही आएगा। क्लियर?
जी स्टूडेंट्स, अब हमने पीएच डिस्कस की, अब पीएच के यूजेस देखते हैं कि रियल लाइफ में, हमारी कॉमन लाइफ में पीएच हमें कहाँ कहाँ यूजफुल है। नंबर वन इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। बेटा आपके पास कोई भी सोल्यूशन होगा तो आप पीएच की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए इस चीज का गैस कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट हमने पीछे डिस्कस की थी कि हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि सोल्यूशन एसिडिक कंपोनेंट पे बेस करता है या बेसिक कंपोनेंट पे बेस करता है। The second point is it is used to produce medicine cultures at microbial particular concentration of hydrogen ion, ठीक है। मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए ये यूज किया जाता है क्योंकि बेटा आपने अभी डिस्कस की हाइपर एसिडिटी, ठीक है। हाइपर एसिडिटी में क्या होता है बेटा, आपके पास आपके स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग अल्कली की मेडिसिन यूज करते हैं। तो अल्कली की मेडिसिन की फॉर्मेशन भी तो हमें पीएच के जरिए ही होगी ना, हमें पता लगेगा कि कितना अल्कलाइन सोल्यूशन इसमें डालना है, कितना अल्कलाइन कंपोनेंट इस मेडिसिन में डालना है। इस तरह बेटा बैक्टीरियल कल्चर्स जो बनते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में, बेटा उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को अच्छे से देखना पड़ता है ताकि जो आपके पास बैक्टीरिया कल्चर बने वो बहुत बेहतरीन सा बने। क्लियर? Now the third use is it is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological reactions. जब आपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने होते हैं उसके अंदर भी पीएच बहुत ही स्लाइट चेंजेस के साथ रिएक्शन करवा देती हैं। हमारे ब्लड की भी एक स्पेसिफिक पीएच है, सलाइवा की एक स्पेसिफिक पीएच है। जब इस पीएच में चेंज आता है तो हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, हमें अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इस चीज को भी मेंटेन करते हैं। हमारी पीएच एक ऑप्टिमम पीएच होती है ब्लड की जिसके ऊपर आप लोग एक्ट करते हैं। इसी तरह हर एंजाइम की, हर सोल्यूशन की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिससे वो अपनी मोर एफिशिएंसी शो करते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। क्लियर? इंडिकेटर, बेटा अब आपके पास आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या है बेटा? इंडिकेटर के नेम से पता लग रहा है द थिंग व्हिच इंडिकेट समथिंग, जो किसी चीज की निशानदेही कर दे। Indicators are organic components. First of all, ये क्या है? Organic component है. They have different color in acidic as well as in basic और alkaline solution. बेटा इंडिकेटर इंडिकेट करवाते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। और ये सारा डिफरेंस वो किसकी बेसिस पे करते हैं बेटा? कलर चेंजेस के बेसिस पे करते हैं। क्लियर? लिटमस, आपके पास पहला आ जाता है लिटमस, इट्स अ कॉमन इंडिकेटर। ये हम लोग प्रीवियस 2-3 स्लाइड से डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रीवियस 2-3 लेक्चर में भी डिस्कस किया कि लिटमस हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल है फॉर आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर? अब ये बेटा आपने देखना है कि लिटमस पेपर आपने अब तक ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। लिटमस पेपर बेटा इस तरह आपके पास आते हैं, इन पैक्स में भी होते हैं, बॉक्सेस में भी होते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास 2 होते हैं, नंबर 1 इज लिटमस ब्लू एंड नंबर 2 इज लिटमस रेड। इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं बेटा आपके पास। अब हम क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन करवाते हैं। ये आपके पास डिश होती है, वॉश ग्लास ले लें या कोई डिश ले लें आप आपकी लैब में, उसके अंदर आप लोग अपना रेलिवेंट सोल्यूशन डालते हैं जिसकी आपको कंसंट्रेशन नहीं पता होती कि ये एसिडिक कंसंट्रेशन रखता है या बेसिक कंसंट्रेशन रखता है। फिर आप उसके अंदर ब्लू लिटमस लेके डिप करते हैं। इफ ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड, तो इसका क्या मतलब है? हमने अपनी पहले इस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है इसमें एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप सोल्यूशन लेते हैं और उसमें रेड लिटमस को डिप करते हैं और वो ब्लू हो जाता है, विच मीन्स इट इंडिकेट दैट इट हैव बेसिक कंपोनेंट। क्लियर? और अगर इन दोनों का कलर चेंज नहीं होगा, विच मीन्स द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर? Now, each indicator has a specific color in acidic medium which changes at specific pH to another color in basic medium. अब बेटा पहले तो इस चीज को माइंड में क्लैरिफाई करें कि सिर्फ लिटमस आपके पास एक इंडिकेटर नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मौजूद होते हैं, पाउडर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि इसके इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। जिनका एसिडिक मीडियम में एक अपना कलर होता है, बेसिक मीडियम में एक अपना कलर होता है। कलर चेंजेस से हमें पता लगता है कि नाउ द सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। आपके पास फिनॉक्सिलिन आता है। फिनॉक्सिलिन बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है आपकी स्कूल लैब्स में, कॉलेज लैब्स में इन अ प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कोटेड द एग्जांपल फिनॉक्सिलिन ओवर हियर। फिनॉक्सिलिन बेटा स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, ठीक है। और जैसे ही इसको हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं या सोल्यूशन बेसिक होना शुरू हो जाता है तो आपके पास उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इट इज चेंजेस फ्रॉम स्लाइटली पिंक, बेबी पिंक टू देन डार्कर पिंक एंड एट द एंड इट शोज द कलर रेड, ठीक है। द बेसिक कलर इज रेड, ठीक है। अब आप अपने डायग्राम को बेटा ऑब्जर्व करें।
आपके पास डायग्राम में फिनोक्सिलिन शो किया जा रहा है और फिनोक्सिलिन की कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को भी ऑब्जर्व करें। यहाँ पे दिस इज द फिनोक्सिलिन। आप यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, हर सोल्यूशन में इसका कलर क्या है, कलरलेस है। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसका कलर क्या रहा, कलरलेस। न्यूट्रल पे आके भी कलरलेस, स्लाइटली बेसिक में भी ये कलरलेस रहा। इसका कलर कब चेंज हुआ, व्हेन इट एक्वायर्ड अ पीएच अबाउट 9। जब इसकी पीएच 9 पे चली गई तब इसका कलर चेंज हुआ। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यूज दैट फिनोक्सिलिन चेंजेस इट्स कलर इज अबाउट द पीएच 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें 9 10 11 जैसे जैसे ये बेसिक होता जा रहा है इसका कलर रेड ही रहेगा, अब ये कलरलेस नहीं आएगा। दिस मीन्स फिनोक्सिलिन इज कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद pH लेस देन 9। अगर उसकी pH लेस देन 9 रहेगी तो pH का इसका कलर फिनोक्सिलिन का क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। इफ द pH इज above 9 then the phenolphthalein is shows the color red. Clear? अब बेटा आपके पास ये टेबल शो किया गया जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर हैं। आपके पास पहला इंडिकेटर यहाँ पे शो किया गया मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर बताया गया इन एसिडिक सोल्यूशन दैट इज रेड। pH of which a color change, वो pH जिस पे कलर चेंज कर लेती है वो क्या है, 4 है, और इसका चेंज कलर अल्कलाइन सोल्यूशन में कौन सा आएगा, येलो। अब अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करें बेटा, ये आपके पास मिथाइल रेड शो की हुई है। अभी हमने यहाँ पे ऊपर मिथाइल ऑरेंज की बात की, ठीक है। मिथाइल रेड भी एक होती है आपके पास, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। जब आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाला तो रेड हो गया, और जब आपने इसको बेसिक मीडियम में डाला उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक हो गया। अब बेटा आपके पास लिटमस हमने डिस्कस कर लिया, उसका भी टेबल आपके पास बना हुआ है। उसके बाद अब आपने फिनोक्सिलिन को ऑब्जर्व किया, उसका कलर भी आपके पास यहाँ पे शो किया हुआ है, हम फिनोक्सिलिन को भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसी तरह काफी सारे बेटा आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, और बेसिक इसका यूज का पर्पस ये होता है ज्यादातर कि हमें पता लग जाए कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला गया कि नहीं गया, इंडिकेशन हो जाए सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। क्लियर? नाउ हमने जो टॉपिक डिस्कस किया बेटा इस लेक्चर में, इसमें से देखते हैं हमें किस तरह के एमसीक्यूज फेस करने पड़ेंगे पेपर में। आपके पास बेटा एमसीक्यूज आ सकता है पीएच ऑफ वाटर, आपसे पूछ सकते हैं वाटर की पीएच क्या है, ये आपके पास गिवन ऑप्शन है 5 6 7 8 एंड वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड दैट इट हैव pH 7। द करेक्ट आंसर इज 7। Another MCQ from this topic is phenolphthalein is colorless in dash solution। अब बेटा आपके पास उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, वो ये भी पूछ सकते थे phenolphthalein changes its color in this, तो ये तो एक कॉमन सा हो जाता। थोड़ा सा उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है वाइल प्रिपरेशन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छे से पता है एसिडिक सोल्यूशन में ये कलरलेस रहेगा। क्लियर? इसी तरह के एमसीक्यूज बेटा आपको पीएच के टॉपिक से आ सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में से किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट यूजेस ऑफ पीएच। बेटा ये आपके पास डिफरेंट यूजेस हैं पीएच के, आप इनमें से कोई से दो तो जरूर लिखेंगे फॉर गेनिंग 2 मार्क्स, लेकिन आपको याद करें तीनों, ठीक है। आपके पास आ गया कि ये आपके नेचर फाइंड करने में यूज होते हैं, माइक्रोबियल पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस में यूज होते हैं। देन इसके बाद आपके पास आ गया कि इसके बायोलॉजिकल रिएक्शंस में ये यूज हो जाते हैं। क्लियर? इस तरह आप इसके सारे यूजेस याद करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज डिफाइन पीएच, ठीक है। आप पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे, आप पीएच की डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे फॉर गेनिंग कंप्लीट 2 मार्क्स। इस तरह बेटा आपके पास इंडिकेटर का क्वेश्चन आ सकता है, नोट ऑन इंडिकेटर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आप ये सारा याद करेंगे। अगर बात करें बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की, तो बेटा आपके पास पीएच एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक भी है। कैलकुलेशन, ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। क्लियर?